शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने शिमला में जियो टीवी के एलिमेंट्री, हायर और वोकेशनल 3 चैनलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इन 3 चैनलों के माध्यम से प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा की एक और सुविधा उपलब्ध हो गई है। जियो टीवी पर हर विषय से संबंधित ई कंटेंट कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने शिमला में जियो टीवी के एलिमेंट्री, हायर और वोकेशनल 3 चैनलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इन 3 चैनल के माध्यम से प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा की एक और सुविधा उपलब्ध हो गई है। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति में प्रदेश सरकार ने 16 अप्रैल से व्हाट्सएप के माध्यम से प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक हर घर पाठशाला कार्यक्रम और 17 अप्रैल से कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए दूरदर्शन शिमला के माध्यम से ज्ञानशाला कार्यक्रम से शिक्षा प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी, जो अभी भी सुचारू रूप से चल रही है। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि हर घर पाठशाला कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के 200 अध्यापक ऑनलाइन ई कंटेंट बनाकर इसे प्रतिदिन बच्चों तक पहुंचा रहे हैं और इस कार्य में उपनिदेशक सहित जिला कार्यक्रम अधिकारी भी सहयोग प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही विद्यार्थियों के लिए 2 और चैनल शुरू किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जियो टीवी पर हर विषय से संबंधित ई कंटेंट कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी कारणवश या ई कंटेंट विषय अनुसूची के अनुसार नहीं देख पाता तो इस स्थिति में यह ई कंटेंट सप्ताह भर कैचअप में उपलब्ध रहेगा। आप सभी को बधाई देना चाहूँगा कि आज हम लोगों ने जो ऑनलाइन शिक्षा का कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छा चल रहा था। अभी भी हर पाठशाला बहुत ही इफेक्टिव ढंग से चल रहा है, लेकिन उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए और बढ़िया करने के लिए, ताकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी कह लीजिए, जो जिन बच्चों तक अभी तक हम लोग नहीं पहुंच पा रहे थे वहां तक पहुंचने के लिए भी, और ये कंटेंट जो है अवेलेबल होगा टीवी के माध्यम से, तो चैनल के माध्यम से, तो इवन जो हमारी डिपेंडेंस थी इस पे मोबाइल पे, पेरेंट्स के मोबाइल पे किसी चीज, वो भी थोड़ी सी कम हो जाएगी और ये कभी भी अवेलेबल हो सकेगा किसी को, तो वो एक अच्छा एक प्रयास रहेगा। तो मुझे लगता है कि हर घर पाठशाला को या जो ऑनलाइन स्टडीज हम लोगों ने इस कोविड टाइम में लेके गए हैं, उन सभी को और सही ढंग से और बेहतर ढंग से और ज्यादा बच्चों तक सही ढंग से पहुंचाने में एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन बनेगा ये। और हम लोगों ने प्रयास किया कि दूरदर्शन से भी ये चले, हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, उसके हर घर पाठशाला अलग से भी चल रहा है। साथ साथ अब ये तीसरा जो फोरम हमें अवेलेबल हुआ है, इससे हमारी रीच और ज्यादा बढ़ जाएगी और बहुत आगे तक हम लोग पहुंच पाएंगे। हमारा हमेशा से यही अभियान रहा है, या हमारा मोटिव रहा है कि हम अपनी सर्विसेज को ज्यादा रीच तक पहुंचाएं, बच्चों तक पहुंचे, और ये जो कोविड वाला सिनेरियो है इसमें अच्छी तरीके से बच्चों तक पहुंच के उनकी शिक्षा में कोई भी जो खंडन पड़ रहा है कोविड सिनेरियो के चक्कर में, उसको हम लोग ओवरकम करके उन तक रीच करके और उनकी पढ़ाई और शिक्षा पे समग्र ध्यान दें। अभी 3 चैनल्स लॉन्च हैं। आगे आने वाले समय में वी वुड बी एक्सपेडाइटिंग आवर अदर इनिशिएटिव्स आल्सो टू टेक आवर सर्विसेज फॉरवर्ड। सो थैंक यू। हम सभी एक ऐसे युग में हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का विशेष योगदान है, और ये हम पर निर्भर करता है कि इस टेक्नोलॉजी का सकारात्मक दृष्टि से प्रदेश को, देश को, दुनिया को कैसे लाभ मिले। और आज अत्यंत महत्वपूर्ण लॉन्चिंग हुई है, जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जियो टीवी की ओर से हिमाचल प्रदेश के लिए शिक्षा क्षेत्र में एक अच्छा बड़ा योगदान। और मैं हिमाचल का शिक्षा मंत्री होने के नाते श्रीमान रोहित पुरी जी और नितिन श्रीवास्तव जी का और इनकी पूरी टीम का इस अच्छे काम को शिक्षा में लाने के लिए धन्यवाद भी देता हूं और इनको बधाई भी देता हूं। और साथ में उन सभी रिसोर्स ग्रुप में जो काम करते हैं, जिन्होंने इसका कंटेंट तैयार किया है, उन सबके परिश्रम को भी मैं प्रणाम करता हूं।
हमको अभी ये बताया गया है कि जियो टीवी के लगभग 677 चैनल चलते हैं और जिनमें से 97 चैनल हैं जो शिक्षा से संबंध रखते हैं। आशीष कोहली जी ने सूचना हमको दी कि अब ये 3 चैनल जिनकी लॉन्चिंग हमने अभी की है और जिसमें हिम शिक्षा एलिमेंट्री, हिम शिक्षा हायर और हिम शिक्षा वोकेशनल, ये प्रारंभ किए गए हैं। और मैं इससे पहले का भी कोरोना के कारण से लॉकडाउन लगा और उसी समय से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी की दूरदर्शी सोच कि कोरोना के कारण से पड़ने वाले दुष्प्रभावों का असर शिक्षा के क्षेत्र में कैसे कम हो, इस दिशा में प्रयास किया गया। और सो मैं ये मानता हूं कि अध्यापक और प्राध्यापकों ने बहुत अच्छा काम किया। ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ की गई और उसके साथ यह कि हर घर पाठशाला के माध्यम से बहुत बढ़िया काम किया और जिसमें प्रदेश के लाखों छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की गई। और मैंने तो व्यवहार में उस समय यह भी देखा है कि अनेकों जगह ऐसी थी जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रश्न था या कहीं पर कोई गरीब परिवार है जिनके पास मोबाइल की व्यवस्था नहीं थी, तो हमारे टीचर्स ने ऐसी जगह पर जाकर के घर में भी रिटन नोट्स पहुंचाए हैं और जिसके कारण से मैं शिक्षक समुदाय का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं। हिमाचल प्रदेश डाक परिमंडल द्वारा प्रथम राज्य स्तरीय वर्चुअल टिकट संग्रहक फ्लैटली प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। यह भारतीय डाक विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रथम वर्चुअल टिकट संग्रहक प्रदर्शनी होगी, जो कि 2 नवंबर से 7 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश डाक विभाग करेगा राज्य स्तरीय वर्चुअल फिलेटली प्रदर्शनी का आयोजन। मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल मीरा रंजन ने बताया कि प्रदर्शनी में फिलेटिक फ्रेम्स प्रदर्शित करने हेतु शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसका पूर्ण विवरण वेबसाइट पर देखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश व पंजाब से संबंध रखने वाले 18 वर्ष की आयु तक के छात्रों जो कक्षा 12वीं तक पढ़ रहे हैं, उनके लिए प्रदर्शनी के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी के दौरान 3 नवंबर को स्टाम्प डिजाइनिंग प्रतियोगिता, 4 नवंबर को प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, 5 नवंबर को निबंध लेखन प्रतियोगिता तथा 6 नवंबर को स्पॉट पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इन प्रतियोगिताओं में प्रथम रहने वाले एक प्रतिभागी को 3000 रुपए, दूसरे स्थान पर रहने वाले 2 प्रतिभागियों को 1500 रुपए तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को 1000 रुपए का पारितोषिक प्रदान किया जाएगा। कोरोना महामारी के दौरान जहां सभी तरह के क्रियाकलाप एवं सामूहिक प्रदर्शन परिवार है, वहीं दूसरी ओर शौक में रुचि रखना भी अत्यंत लाभदायक है। फिलेटिक प्रतियोगिता को वर्चुअल माध्यम से करवाने पर फिलेटिस्टिक के संग्रहों की पहुंच और भी बढ़ जाएगी। हिमाचल प्रदेश सर्किल ही एक ऐसा सर्किल है जो पूरे भारतवर्ष में पहली बार वर्चुअल प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। हॉबी है, एक शौक है जिसमें लोग तरह तरह की डाक टिकटें इकट्ठा करते हैं। डाक टिकटें अपने देश की हों, बाहर की हों। इसके अलावा फिलैटली के अंदर आप पोस्ट कार्ड की कलेक्शन करते हैं और कई और पोस्टल स्टेशनरी की कलेक्शन करते हैं। फिलैटली एग्जीबिशन फिजिकल फॉर्म में पहले लगाई जाती है एंड हम आशा करते हैं कि आगे भी लगाई जाएगी, लेकिन कोरोना काल में फिजिकल एग्जीबिशन लगाना इज़ नॉट एडविजिबल, तो एक ये जो विकल्प निकाला है वो है एक वर्चुअल एग्जीबिशन का, जिसके अंदर एंट्रीज भी हम स्कैन करवा के मंगा रहे हैं, इवैल्यूएशन भी ऑनलाइन होगी और सारे प्रोग्राम्स एज इफ इट वाज अ फिजिकल एग्जीबिशन वो हम ऑनलाइन दिखाएंगे।
पहले हम फिजिकल फ्रेम्स के अंदर एग्जिबिट्स लगाते थे। अब हम जो एग्जिबिट्स हैं वो ऑनलाइन सबको फ्रेम्स देंगे और वो उनके फ्रेम्स वहाँ पे दर्शाए जाएंगे। इससे ये है कि वो रुचि बनी रहेगी, शौक बनता रहेगा। दूसरी एक बात है, हमारे लिए भी एक ये लर्निंग एक्सपीरियंस है कि शायद कल जब फिजिकल एग्जीबिशंस दोबारा हो जाएं तो हम पैरेलली एक वर्चुअल एग्जीबिशन भी लगाएं, क्योंकि इसकी पहुंच बहुत ज़्यादा है। जहां पहले अगर शिमला में फिलैटली एग्जीबिशन होती थी तो शिमला और उसके आसपास के लोग ही आ पाते थे। अगर हम ये हमारा ये चलता है और हमारे को पूरी आशा है, हमने पूरा प्रबंध किया है कि ये बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा, तो कल हम ये भी सोचते हैं कि हम अगर फिजिकल एग्जीबिशन करें तो हम उसको फिर वेबकास्ट भी करें, ताकि लोग कहीं पर भी बैठे हुए, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए फ्लैटली कलेक्शंस का आनंद ले पाएं। राजधानी शिमला के सबसे व्यस्त बाजारों में से एक शिमला के लोअर बाजार में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब रजाई की एक दुकान में अचानक आग लग गई और धू कर रजाइयां और दुकान में रखा सामान जलने लगा। हालांकि जल्द ही मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम पहुंची और सभी लोगों ने दुकान में लगी आग को बुझाकर फैलने से रोक लिया। लेकिन इस बीच रजाई की दुकान में रखा सारा सामान राख हो गया। लेकिन गनीमत ये रही कि शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले इस बाजार में आगजनी की घटना से कोई बड़ा नुकसान बाजार और दुकानों को नहीं हुआ। आग पर काबू पाने से लोगों ने राहत की सांस ली। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया और आग को दूसरी दुकानों तक और बाजार में फैलने से रोका। मौके पर जिला प्रशासन के आला लेकिन देख सकते हैं आप धुआं जो है अभी भी दुकान के अंदर से निकल रहा है और शिमला कॉटन वर्क्स देख सकते हैं आप दुकान का नाम है। और यहाँ पर जो है कुछ देर पहले है और काबू पाने की कोशिश की जा रही है। चलो ऊपर कहाँ से आई देखिए पीछे सामने रजाई की दुकान है ना, थोड़ा फोल्ड पड़ा इसमें, थोड़ा फोल्ड की तो आराम से आ गया धुआं अभी भी जो है अंदर से निकल रहा है। रजाइयों की ये दुकान थी और लिया गया, लेकिन अंदर से अभी भी धुआं की जा सकती हैं। ये देख सकते हैं आप मौके पर दमकल पहुंची है। काफ़ी भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है और हाँ पेश आती है कहीं ना कहीं बड़ी नुकसान की जो है टाइम से आना था आया ना बाकी है। क्या लग रहा है आग किस वजह से लग गई? कोई पता नहीं, अभी तो पता लगेगा, जो भी पता लगेगा बता देंगे। कुछ देर पहले ही सूचना दी गई कि ऐसे ऐसे यहाँ रजाई की दुकान में, ये जो लोअर बाज़ार है इसमें जो लोअर बाज़ार से सीढ़ियाँ और बालचीज़ के लिए जो चढ़ती है उस वहाँ पर रजाई की दुकान है। आप देखिए इसमें आग लग गई, जहाँ रुई की पिंजाई का काम होता है, शायद मशीन चल रही थी, उससे कुछ चिंगारी शायद निकली है। बताया जा रहा है कि अभी प्रथम जो जानकारी मिली वो यही मिली है कि उससे जो चिंगारी निकली तो रुई में आग उसने पकड़ ली और इससे आग लगी। लेकिन हम भाग्यशाली रहे हैं कि फायर ब्रिगेड के लोग आगे से टाइमली और जो आग को है वो नियंत्रण कर लिया गया है। और अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी भी कार्य चल ही रहा है, आग पूरी तरह से नियंत्रित हो चुकी है। और बाकी जो देख रहे हैं रुई वगैरह में जिसमें आग लगी है उसमें पूरा पानी डाला जा रहा है, उसको पूरी तरह से नियंत्रण में है। कोई जान माल का नुकसान कोई नहीं, किसी को चोट नहीं लगी है, कोई जान का नुकसान नहीं है। माल का निश्चित रूप से माल का नुकसान तो कुछ हुआ ही होगा, क्योंकि इनकी रजाइयाँ को नुकसान हुआ है, उसका आकलन किया जाएगा और राहत नियमावली के अनुसार जो राशि इनको फौरी राहत के रूप में हो सकती है दी जाए।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने मंडी, सोलन व पालमपुर को नगर निगम बनाने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इन शहरों के नगर निगम बनने से इन शहरों का सर्वांगीण विकास होगा। उन्होंने उद्धव ठाकरे के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने जयराम सरकार द्वारा मंडी, सोलन व पालमपुर नगर परिषद को नगर निगम बनाने के फैसले का स्वागत किया। इन शहरों के नगर निगम बनने से इन शहर के लोगों का सर्वांगीण विकास होगा। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक साथ 3 शहरों को नगर निगम बनाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम बनने से जहां इन शहरों में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी, वहीं नगरों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा। सुरेश कश्यप ने कहा कि पढ़ाई, रोजगार व कारोबार के लिए लोगों का गांवों से शहरों की ओर रुझान बढ़ा है, इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में भी बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो। सुरेश कश्यप ने कहा कि सरकार ने जहां ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन लोगों के लिए मनरेगा जैसी रोजगारमुखी योजनाएं शुरू की हैं, वहीं शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार व गरीब लोगों के लिए भी इसी तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है। इससे ऐसे लोगों को विशेष लाभ होगा जो इन क्षेत्रों में शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मंडी, सोलन तथा पालमपुर तीनों ही शहर प्रदेश के उभरते शहर हैं, जो सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उद्धव ठाकरे ने हिमाचल प्रदेश को गांजे का प्रदेश बताया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि एवं वीर भूमि है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश का इतिहास पढ़ना चाहिए। हिमाचल एक फौजियों का प्रदेश है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं होते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनावों के लिए तैयार है और ज्यादा से ज्यादा पंचायतों में भाजपा समर्थित प्रत्याशी जीत कर आए, इस प्रकार यह प्रयास भाजपा कर रही है। प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से 3 नगर परिषदों को उनका दर्जा बढ़ाकर नगर निगम बनाया है, जिसमें हमारा मंडी, सोलन और पालमपुर, इनको नगर निगम का दर्जा दिया गया है, बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। इसी प्रकार से 5 नगर पंचायतों को बनाया गया है। उसमें हमारी जो आनी विधानसभा क्षेत्र की आनी और निरमंड, इसके साथ साथ चौपाल का हमारा नेरवा, रोहडू का चिड़गांव और ऊना की अंब, ये 5 नगर पंचायतें बनाई गई हैं। निश्चित रूप से बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो नगर निगम बनने के बाद इन क्षेत्र के लोगों को, चाहे मंडी है, हमारा पालमपुर है या हमारा सोलन है, यहाँ के लोगों को बहुत सारी जो हमारी केंद्र की योजनाएं, उनका सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर एक सुनियोजित ढंग से विकास हो सके, उस दृष्टि से लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलें, बेहतर सड़कें हों, पार्किंग की व्यवस्था हो, सीवरेज की व्यवस्था हो, बेहतर पीने के पानी की सुविधा और इस प्रकार की अनेक जो सुविधाएं नगर निगमों में मिलती हैं, वो सारी इन क्षेत्रों के लोगों को मिलेगी। और वैसे भी ये जो हमारे 3 नगर निगम बने हैं, ये हमारे ऐतिहासिक शहर हैं। मंडी है, चाहे सोलन है, चाहे पालमपुर, और पर्यटन की दृष्टि से हम बात करें या ऐतिहासिक दृष्टि से बात करें, निश्चित रूप से इनका एक अपना इतिहास रहा है और आने वाले समय में और ज़्यादा इस क्षेत्र में विकास हो सके, उस दृष्टि से प्रदेश सरकार का निर्णय बहुत ही सराहनीय है। कई बार ये प्रयास हो चुके हैं और इससे पहले भी कई बार तीसरी पार्टी अस्तित्व में आई, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में थर्ड फ्रंट की कोई संभावना या कोई स्कोप नहीं है। जो भी प्रयास आज तक हुए हैं, सारे जो है विफल रहे हैं और अभी जो एक HPHP करके नई पार्टी का उद्भव हुआ है, मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार के उससे किसी प्रकार से उनका कोई प्रभाव आने वाले समय में हिमाचल की राजनीति में होगा। जहाँ तक प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करना चाहूँगा, कार्यालय को लेकर कांग्रेस पार्टी पहले भी इस बात को उन्होंने समय समय पर उठाने का प्रयास किया। हमें इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह सुनिश्चित किया है कि हम जो हमारे 17 संगठनात्मक जिले हैं, हर जिले में अपना भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बने। और उस दृष्टि से अभी पिछले दिनों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने 6 कार्यालयों का शिलान्यास भी किया और 2 कार्यालय उनका पूर्व में शिलान्यास हो गया। ये कार्यालय हमारे कार्यकर्ताओं के जो खून पसीने की कमाई है, हमारे कार्यकर्ताओं की जो मेहनत की कमाई है, उसी से कार्यालय बन रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास करेगी कि जहां प्रदेश का अपना नया कार्यालय हिमाचल प्रदेश में बने, इसके साथ साथ सभी जिला स्तर के हमारे कार्यालय बने, ताकि हमारे कार्यकर्ता अपना पार्टी के काम को और सुचारू रूप से कर सकें और सुनियोजित ढंग से कर सकें और किसी प्रकार की दिक्कत कार्यालय की दृष्टि से उनको ना आए।
सोलन जिला के बद्दी में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। यूपी से एक युवक हिंदू युवती को लेकर बद्दी में छुपा था, जिसे मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर पकड़ लिया और यूपी पुलिस उसे अपने साथ ले गई। सोलन जिला के बद्दी में लव जिहाद का मामला सामने आया है। यूपी के अमरोह के जोया गांव की एक हिंदू युवती को लेकर मुस्लिम युवक बद्दी लाया। यहां पर मलपुर पंचायत में किराए के मकान में छिपा हुआ था। यूपी पुलिस ने मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर युवक को ट्रैक करके स्थानीय लोगों की मदद से उसे पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। युवती के परिजनों से अमरोहा पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी। 2 दिन पहले यूपी के अमरोहा के जोया गांव से एक हिंदू युवती को एक मुस्लिम युवक बहला फुसलाकर हिमाचल के बद्दी ले आया। यहाँ पर मलपुर पंचायत के वुड बैरियर के समीप महाराजा कंपनी के साथ एक किराए के मकान में रह रहा था। बताया जा रहा है कि यह युवक पिछले कुछ महीने से यहाँ पर किसी कंपनी में तैनात था। युवती के परिजनों ने यूपी पुलिस में युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया। युवक इतना शातिर निकला कि यहाँ आने के बाद उसने अपनी फोन की सिम तोड़ दी, जिस पर उसका पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन उसका दोस्त जो यहाँ उसे लेकर आया था उसका फोन चल रहा था, जिसके आधार पर पुलिस ने ट्रैकिंग की। अमरोहा पुलिस के थाना प्रभारी संदीप सिंह ने बताया कि मुस्लिम युवक अमरोहा के जोया गांव से एक हिंदू युवती को बहला फुसला कर लाया, जिससे बद्दी में लोकेशन दिखा रहा था, जिस पर वह देर रात वहां पहुंचे और विश्व हिंदू परिषद के बीबीएन के अध्यक्ष गुरदयाल के सहयोग से इन दोनों को पकड़ने में सफल हो गए। यह पुलिस को देखकर कमरे में बंद हो गए थे और पुलिस को चकमा देकर यहां पर भागने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने खेतों में ही इन दोनों को दबोच लिया। वीपी के बीबीएन के अध्यक्ष गुरदयाल ने बताया कि बाहरी राज्यों से अपराध करके लोग यहां छिप जाते हैं। हिमाचल शांति प्रिय होने से अपराधी अपने को यहाँ पर सेफ समझते हैं। यहाँ पर हजारों झुग्गियों में कहीं भी अपराधी छिप जाते हैं। उन्होंने पुलिस से इन सभी की वेरिफिकेशन करवाने की मांग की है। एप्पल न्यूज के लिए बीबीएन से अनवर की रिपोर्ट। सोलन जिला के बद्दी में गुरदयाल सिंह सर, एक मैटर है आपके पास, यूपी पुलिस आई आपके पास सर, क्या मैटर था सर? सर वो मैटर था, एक लड़की थी वहाँ से, हिंदुओं की लड़की थी और मुसलमान का लड़का भगा के लाया था यहाँ। रेखा नाम लड़की थी और वो यहाँ किराए पर रह रही थी किसी के कमरों में। तो उसकी लोकेशन हमारे घर के पास में आई, तो हमने यहाँ छानबीन की। जब रात को 10 बजे वो आए, पूरी रात हमने लगाई, हमारे को ट्रेस नहीं हुई। और सुबह फिर हमने फिर ट्रेस किया, जिसके मकान मालिक के कमरों में रह रही थी उसको बुलाया और उससे बुलाकर हमने उसको कोई 3 बजे तक हमने उसको कवर किया और कवर करके अब वो पुलिस, यूपी पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। नाम संदीप कुमार है सर। आप यूपी से आए हैं, तो क्या मैटर था सर? जी, हमारे यहाँ की एक लड़की थी रेखा नाम की, उससे हमने ट्रैक किया तो उसकी लोकेशन यहाँ बद्दी में आई। भाई साहब हैं, इनकी बड़ी मदद मिली, हम रात आके यहाँ मिले, फिर इसकी लोकेशन मिली यहाँ पे, तो हमने लड़का लड़की बरामद कर लिए हैं। तो लड़की कहाँ की थी सर? लड़की जोया पड़ता है अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में। तो लड़का कहाँ का था सर? जी, लड़का कहाँ? लड़का भी जोया गया है। तो सर उनको आपने रिकवर कर लिए सर? जी, बरामद कर लिया गया है सैकुशल। नहीं, इसमें भी बता दो, लड़की हिंदू थी और सर क्या लड़की नाबालिग है क्या? नहीं, लड़की बालिग है। लड़का भी बालिग है सर? लड़का भी बालिग है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक संघ की शाखा ननखरी में लोगों को उठानी पड़ रही है परेशानी। पिछले 2 महीने से लेकर बैंक में सिस्टम की खराबी के कारण लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जिस कारण अभी भी 2 दिन पहले से सिस्टम बंद पड़ा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। इस विषय में आज शिक्षा परिवर्तन एवं विकास संस्था ननखरी के चेयरमैन राजेश खून ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि बैंक में बहुत पहले से ही लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय पर राजेश खून ने बैंक के मैनेजर से बातचीत करते हुए कहा कि सिस्टम को जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना हो, और उन्होंने सरकार और कोऑपरेटिव बैंक के उच्च अधिकारियों से भी अपील की है कि सिस्टम को जल्द से जल्द प्रॉपर कार्य में लाया जाए। इस विषय पर हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारी बैंक समिति ननखरी शाखा के मैनेजर से भी बातचीत की गई। मैनेजर ने जानकारी देते हुए कहा कि यहां पर सिस्टम बहुत पुराने हैं और कनेक्टिविटी की सुविधा आगे से ही आ रही है, जिस कारण हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि शिकायत को उच्च अधिकारियों तक भेज दी गई है और आश्वासन देते हुए कहा है कि सिस्टम को जल्द से जल्द चालू कर दिया जाएगा। ननखरी से राम। हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ननखरी की जो ये ब्रांच है, यहाँ पे पिछले 2 दिनों से कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे लोगों को बड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे पिछले 2 दिनों से डे ओपन नहीं हो पा रहे हैं।
जो भी काम छोटे छोटे काम हो रहे हैं वो किसी दूसरे ब्रांच से करके और किसी माध्यम से करवाए जा रहे हैं। यहाँ पे स्टाफ की भी पहले शॉर्टेज है और जो यहाँ पे जैसे बिजली जाती है उसके लिए यहाँ पे जनरेटर की कोई व्यवस्था नहीं है और उसके साथ साथ जो कनेक्टिविटी है वो हमेशा ही ऑफ रहती है। यहाँ पे हज़ारों उपभोक्ता हैं, कस्टमर हैं, उनको हमेशा ही इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। हमने ब्रांच मैनेजर साहब से बात करी थी तो उन्होंने बोला कि ये समस्या आगे से है, तो हमें हमेशा ऐसा ही देखा है कि यहाँ पे हफ्ते में मुश्किल से 2 या 3 दिनों में ही काम हो पाता है और ये समस्याएं बहुत पहले है और यहाँ पे जो सिस्टम है वो काफ़ी पुराने हैं और हम सरकार से और कोऑपरेटिव बैंक के उच्च अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहेंगे कि यहाँ पे नया सेटअप तैयार किया जाए, नए जो भी सिस्टम है वो अपग्रेड किए जाए ताकि यहाँ की जनता को आने वाले समय में किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद। रामपुर बुद्ध शहर में अनाधिकृत निर्माण पर रोक लगाना तभी संभव होगा जब सभी विभागों का आपसी तालमेल होगा। मंगलवार को साड़ा की बैठक में सहायक नगर योजनाकार ज्योति ठाकुर ने कहा कि यदि सभी विभाग मिलकर ऐसे निर्माण को रोकने में सहयोग देंगे तो इसे रोका जा सकता है। बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि सारा क्षेत्र के तहत किसी भी व्यक्ति को टीसीपी के बिना एनओसी के बिजली पानी के कनेक्शन न उपलब्ध करवाए जाए। एसडीएम रामपुर कार्यालय में मंगलवार को विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण व जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता साड़ा एवं जिला स्तरीय जिला समन्वय समिति के अध्यक्ष एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन ने की। बैठक में मौजूद सहायक नगर योजनाकार ज्योति ठाकुर ने वर्ष भर के आय व्यय का ब्यौरा पेश किया। साड़ा सराहन के पास 7,75,000 रुपए की राशि जमा है जिसे विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा। लंबित कार्यों पर समिति अध्यक्ष ने मांगी विभागीय प्रतिक्रियाएं। साड़ा क्षेत्र सराहन की बैठक में पिछले कई मुद्दों पर चर्चा हुई जिसमें सराहन के वार्ड नंबर 4 में सीवरेज लाइन बिछाना और सीवरेज लाइन के चैम्बर के रिसाव को दुरुस्त करना रहा। इसके अलावा बस अड्डा सराहन से हवा घर तक स्ट्रीट लाइट लगाने, गार्बेज डिस्पोजल पिट्स के निर्माण करने के कार्य मुख्य रहे। साथ ही सराहन में पार्किंग निर्माण के लिए भूमि स्वीकृत करना, एम्बुलेंस सड़क को पक्का करने, विशेष क्षेत्र के भीतर साइन बोर्ड और पैराफिट निर्माण करने और लंबित अनाधिकृत निर्माण के बिजली पानी के कनेक्शन को काटने के लिए विभिन्न विभागों से विचार विमर्श किया गया। समिति अध्यक्ष ने सभी विभागीय अधिकारियों से कार्यों पर जवाब तलबी भी की। समिति अध्यक्ष एसडीएम रामपुर ने सभी विभागों को निर्देश देते हुए कहा कि जितने भी लंबित कार्य पड़े हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करें।